चैप्टर नंबर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस। ठीक है, ओके। तो मिनरल क्या होता है? अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, उसको हम मिनरल कहते हैं। जो हम खाने में नमक यूज़ करते हैं वो भी एक मिनरल है। पेंसिल की जो लेड होती है ग्रेफाइट, वो भी एक मिनरल है। ठीक है, मिनरल्स जो हैं अर्थ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जहाँ किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे मिनरल्स हैं, जहाँ पे स्पेशली रॉक फॉर्मेशंस होती हैं। कुछ एरियाज़ में मिनरल्स इजीली एक्सेसिबल नहीं है, जैसे अंटार्कटिका में या आर्कटिक ओशन के बेड पे। ठीक है, मिनरल्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स अंडर वेराइंग कंडीशंस। ओके, दे आर क्रिएटेड बाय द नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। जो मिनरल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स में डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं, कंडीशंस जैसी जैसी वहाँ होती हैं। नेचुरल प्रोसेस से ये बनते हैं जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता। उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है कलर, डेंसिटी या हार्डनेस, और केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब है रॉक की डेफिनेशन। रॉक क्या होता है? A rock is an aggregate of one or more minerals but without definite composition of constituent of mineral. Rocks from which minerals are mined are known as ores. ठीक है, तो एक सब्सटेंस जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं उसको हम कहते हैं रॉक। रॉक्स जिनमें से मिनरल को हम निकाल सकते हैं, माइन कर सकते हैं, उसको कहते हैं ओर्स। ठीक है, मोर देन 2800 टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड अब तक, जिसमें से सिर्फ 100 को हम और मिनरल्स मानते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब देखो, कॉम्पोजिशन के बेसिस पर मिनरल्स को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल्स वो जिसके अंदर मेटल होती है रो फॉर्म में, और मेटल्स वो हार्ड सब्सटेंसेस हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और लस्टर और शाइन इन पे होती है। एग्जाम्पल आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और मेटालिक मिनरल्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, मेटालिक मिनरल्स भी आगे फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस। फेरस मिनरल्स वो जिसके अंदर आयरन और मैग्नीज या क्रोमाइड्स होते हैं, आयरन होता है मेनली, और नॉन फेरस जिसके अंदर आयरन नहीं होता लेकिन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या लेड, ये सारे नॉन फेरस मिनरल्स हैं। ठीक है, अदर टाइप थे ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक मिनरल्स जिसके अंदर मेटल्स नहीं होती, एग्जाम्पल लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम। ये जो मिनरल फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, ये भी नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। ठीक है, मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग या क्वारिंग। मिनरल्स को हम 3 प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनिंग से, जब हम मिनरल्स को जो रॉक्स जो अर्थ के सरफेस के नीचे बरिड है उनमें से निकालते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। ठीक है, अब माइनिंग भी दो तरह की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग या शेफ्ट माइनिंग। तो मिनरल्स दैट लाई एट शेलो डेप्थ्स आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, इसे कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। जो ज़्यादा गहराई में नहीं है, अपर लेयर रिमूव करी अर्थ की, मिनरल्स मिल गए, रॉक्स मिल गए, वहाँ से फिर मिनरल निकालिए, ओपन कास्ट माइनिंग। जो बहुत नीचे हैं मिनरल डिपॉजिट्स, ग्रेटर डेप्थ पे हैं, तो गड्ढे बनते हैं अर्थ सरफेस पे, फिर गड्ढे से नीचे जाकर मिनरल्स निकाले जाते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से, उसको कहते हैं शैफ्ट माइनिंग। ठीक है, जो डीप बोर्स, जो डीप गड्ढे बनते हैं उसको कहते हैं शैफ्ट। तो मिनरल निकाल रहे तो माइनिंग शैफ्ट की हेल्प से कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं शैफ्ट माइनिंग। ठीक है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो शैफ्ट माइनिंग से तरीके से ही निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रिलिंग। जो कुएं खोदे जाते हैं बहुत नीचे तक, उसे कहते हैं ड्रिलिंग। और जो मिनरल्स बिल्कुल ऊपर सरफेस पे ही दिख गए, हल्का सा खोद कर ही सिंपली डग आउट करके मिनरल्स आ गए, उस प्रोसेस को कहते हैं क्वारिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में होते हैं। कुछ इग्नियस रॉक्स में मिलेंगे, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में होते हैं, और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। ठीक है, एक डू यू नो का बॉक्स है, यू कैन ऑलवेज टेल इफ अ रॉक कंटेन्स कॉपर बिकॉज देन द रॉक्स लुक ब्लू इन कलर। अगर एक रॉक है वो ब्लू कलर का दिखता है तो उसके अंदर कॉपर ज़रूर होगा। ठीक है, अब जनरली जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो आपके इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। ठीक है, और आयरन और नॉर्थ स्वीडन में मिलेगा आपको। कॉपर निकल डिपोजिट्स आपको ओंटारियो कनाडा में मिलते हैं। ठीक है, आयरन, निकल, क्रोमाइट्स, प्लेटेनियम आपको साउथ अफ्रीका में मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलते हैं? इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स में। कौन से मिनरल्स? मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक जो है वो आपके प्लेन्स पे या यंग फोल्ड माउंटेन्स के आसपास होते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं जैसे कि लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन डिपॉजिट्स आपको फ्रांस से मिलेंगे,
कॉकस रीजन के आसपास। मैग्नीज डिपॉजिट्स आपको जॉर्जिया में मिलते हैं, यूक्रेन में भी, ठीक है। और फॉस्फेट जो है वो आपको अल्जीरिया में मिल जाता है। तो जो मिनरल फ्यूल्स है, कोल, पेट्रोलियम, ये भी आपको सेडिमेंट्री स्ट्राटा, सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एशिया। कॉन्टिनेंट्स पे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग। एशिया और इंडिया में लार्ज आयरन और डिपॉजिट्स हैं। कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। जो एशिया है वो वर्ल्ड के आधे से ज़्यादा टिन को प्रोड्यूस करते हैं। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये है वर्ल्ड के लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि एशिया में लोकेटेड है। चाइना जो है वो लेड, एंटीमोनी और टंगस्टन में भी लीड करता है वर्ल्ड में। एशिया में जो है बाकी डिपॉजिट्स मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर, इनके भी मिल जाते हैं। और स्विट्जरलैंड जो है उसमें कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप जो है आयरन और का लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है। देखो ये जो थे एशिया, लार्ज आयरन और डिपॉजिट्स यहाँ पे हैं चाइना, इंडिया में, एशिया के अंदर। बट यूरोप जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन और का वर्ल्ड में, यूरोप, ठीक है। जो कंट्रीज है जिसके अंदर आयरन और ज़्यादा है, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, ठीक है। और मिनरल डिपॉजिट्स कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज, निकल, ये आपको ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका। तो जो नॉर्थ अमेरिका में मिनरल डिपॉजिट्स हैं जनरली वो 3 जोन में मिलेंगे आपको। फर्स्ट द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, सेकंड द अल्पेशियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट, थर्ड हो गया ये, ठीक है। तो आयरन और, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर आपको कैनेडियन शील्ड रीजन में मिल जाएंगे। कॉल आपको दूसरे रीजन में मिल जाएगा। वेस्टर्न कॉरिडिलियार्स जो हैं वहाँ पे आपको कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये मिल जाएगा, ठीक है। साउथ अमेरिका, ब्राज़ील जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन और का वर्ल्ड में। चिली, पेरू लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉपर के, साउथ अमेरिका में लोकेट होते हैं ये। ब्राज़ील, बोलीविया वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं टिन के। साउथ अमेरिका में लार्ज डिपॉजिट गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, मेका, प्लैटिनियम, डायमंड मिल जाते हैं। मिनरल ऑयल भी मिल जाएगा आपको वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया में, ठीक है। डू यू नो का बॉक्स है। अ ग्रीन डायमंड इज द रेयरेस्ट diamond. Second, the oldest rocks in the world are in Western Australia. They date from 4300 million years ago, only 300 million years ago after the earth was formed. ठीक है। नेक्स्ट इज अफ्रीका। तो अफ्रीका जो है मिनरल रिसोर्सेज में काफ़ी रिच है। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम का अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ज़ेरे जो है लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड को प्रोड्यूस करते हैं। बाकी मिनरल्स यहाँ पे जो मिलते हैं वो है कॉपर, आयरन और, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट। ऑयल जो है वो नाइजीरिया, लिबिया, अंगोला में मिल जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का वर्ल्ड में। लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड, डायमंड, आयरन और, टिन, निकल का। कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज में भी रिच है, ठीक है। 2 एरियाज़ के नाम दे दिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जहाँ पे लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड है, नाम याद कर लेना ये। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की जो जियोलॉजी है वो सफिशेंटली वेल नोन है। वहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो ठीक है, ठीक है। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल आपको मिल जाएगा ट्रांसएंटार्क्टिक माउंटेन्स में। आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फॉरकास्टेड। और आयरन और, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल प्रेजेंट है कमर्शियल क्वांटिटीज़ में। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, सम प्रोबेबली लार्ज, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। इंडिया में आयरन देखें तो हाई ग्रेड आयरन और मिलता है हमारे यहाँ पर झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका में। बॉक्साइट देखें तो झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में मिल जाएगा। माइका तो झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में। और इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है माइका का वर्ल्ड में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉपर राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा। मैग्नीज महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में। लाइमस्टोन इंडिया में, बिहार में, झारखंड में, ओडिशा, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु में। गोल्ड कोलार जो है कर्नाटका में, वहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सॉल्ट, सीज, लेक्स, रॉक से मिल जाता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड सॉल्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हो। जेम्स जो हैं यूजुअली हार्ड होते हैं तो वहाँ पे यूज़ आते हैं मिनरल्स, ठीक है। ज्वेलरी में काम आता है इनका। कॉपर अदर मेटल है जो कॉइन से लेके पाइप्स तक बहुत कुछ काम में आती है। सिलिकॉन कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जो कि क्वार्ट्ज से हम सिलिकॉन को ऑब्टेन करते हैं। एल्यूमिनियम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बॉक्साइट यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बॉटलिंग इंडस्ट्री में, बिल्डिंग्स में, किचन कुकवेयर में यूज़ होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम जो कि बॉक्साइट से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बनते हैं लगते हैं उसकी फॉर्मेशन में और कंसनट्रेशन में। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन बहुत कम है जिस रेट से ह्यूमन उसको यूज़ कर रहे हैं। तो नेसेसरी है कि हम इसको कंजर्व करें। इवन पॉल्यूशन इतना ज़्यादा ना इंक्रीज़ हो इस प्रोसेस से, इनकी एक्सट्रैक्शन से। तो जब माइनिंग हो रही है तो जो वेस्ट है उसको हम रिड्यूस करें। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स भी अलग तरीका है एक मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने का। ठीक है, नेक्स्ट है पावर रिसोर्सेज। पावर या एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। हमें पावर चाहिए इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, डिफेंस के लिए। पावर रिसोर्सेज को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्सेज वो हैं एनर्जी के जो बहुत लंबे टाइम से यूज़ में है, कॉमन यूज़ में है। फायरवुड जो है वाइडली कुकिंग और हीटिंग में यूज़ होती है गाँव में। 50% एनर्जी गांव में तो वुड से ही मिलती है। ठीक है, एनिमल और प्लांट्स के रिमेन्स जो थे बहुत पुराने टाइम से ज़मीन के नीचे दबे हुए थे, वो हीट प्रेशर की वजह से फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। तो फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये भी मेन सोर्सेज है कन्वेंशनल एनर्जी का। ठीक है, अब कोल देखो तो कोल जो है बहुत ज़्यादा फॉसिल अमाउंट में मिलता है, फॉसिल फ्यूल है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। डोमेस्टिक फ्यूल की तरह इसको यूज़ करते हैं। आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, स्टीम इंजन्स में यूज़ होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प करता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी हम कोल से जनरेट करते हैं उससे हम कहते हैं थर्मल पावर। ठीक है, कोल को हम बर्ड सनशाइन भी कहते हैं। वाई? बिकॉज द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वॉज फाउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एंड व्हेन जेंट फर्न्स एंड स्वैम्स गॉट बरिड अंडर द लेयर्स ऑफ द अर्थ, तब से उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बरिड सनशाइन भी कहते हैं। लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड में है चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। और कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज इंडिया के जो हैं वो हैं झारखंड में रानीगंज, झारिया, धनबाद और बोकारो। ठीक है, पेट्रोलियम है। पेट्रोल जैसे आपकी गाड़ी चलती है, ठीक है, तो पेट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थिक ब्लैक लिक्विड ये होता है, बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स के बीच में मिलेगा आपको, रॉक्स की लेयर्स के बीच में। और इसको आप ड्रिल करते हो ऑयल फील्ड से, जो कि ऑयल फील्ड जनरली ऑफशोर या कोस्टल एरियाज में आपको मिलेंगी। ठीक है, फिर इसको रिफाइनरीज में भेजा जाता है इस थिक ब्लैक लिक्विड को। फिर वहाँ से क्रूड ऑयल और वेरियस वेरियस मटेरियल्स निकलते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, ल्यूब्रिकेंट्स। पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव्स हैं जो यहाँ से निकले, आपको रिफाइन कर कर निकले क्रूड ऑयल को, उसे कहते हैं ब्लैक गोल्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो हैं वो ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर हैं। इंडिया में देखें तो दिग्बोई असम में मिल जाएगा, बॉम्बे हाई मुंबई में है, और जो कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के डेल्टाज हैं वहाँ आपको पेट्रोलियम मिल जाता है। इवन वर्ल्ड में यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, यहाँ भी पेट्रोलियम मिल जाता है। वर्ड ओरिजिन देखो, जो वर्ड पेट्रोलियम है वो लेटिन वर्ड्स पेट्रा से और ऑलियम से बना है। पेट्रा मतलब रॉक, ऑलियम मतलब ऑयल, तो पेट्रोलियम मतलब रॉक ऑयल। अगला है नेचुरल गैस। अब सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है कि वो लेस पॉल्यूशन क्रिएट करती है, कॉज करती है पेट्रोलियम और डीजल के तुलना में। ठीक है, अब नेचुरल गैस जो है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के वहीं मिलती है। जब क्रूड ऑयल ड्रिल करके निकाला जाता है, सरफेस पर लाया जाता है, तो नीचे गैस बचती है, उसको हम नेचुरल गैस कहते हैं। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स मेजर प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस के। इंडिया में जैसलमेर और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के आसपास मिल जाती है नेचुरल गैस। त्रिपुरा में मिल जाएगी, मुंबई के कुछ ऑफ शोर्स के कुछ एरियाज़ में मिल जाएगी नेचुरल गैस। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिनके पास खुद की नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। कंजम्पशन फॉसिल फ्यूल्स का बढ़ रहा है, तो डिप्लेशन उनका अलार्मिंग रेट पे हो रहा है। टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स उसमें से रिलीज़ कर रहे हैं, तो वो भी एक कंसर्न है। और बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, अनचेक्ड है, तो कभी ना कभी वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है स्विच करना चाहिए ऐसे सोर्सेज की जगह जो कि क्लीनर हो और अल्टरनेटिव हो इन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि इन फॉसिल फ्यूल्स को। और वो हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, जैसे कि हाइडियल पावर। ठीक है, अब नॉर्वे जो है वो फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड में जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी थी। ठीक है, अब रेन वाटर या रिवर वाटर जो डैम्स में स्टोर होता है उसको हम बहुत बड़ी हाइट से नीचे गिराते हैं। जो वाटर गिर रहा है पाइप से फ्लो करता है डैम के अंदर, तो टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस योर बटन ऑन द डैम, देखो मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। पानी ऊपर हाइट से गिर रहा है, ठीक है, ये आपके उस पर ब्लेड पे लगा, जो मूविंग ब्लेड है वो मूव कर रहे हैं पानी की स्पीड और पानी के प्रेशर की वजह से।
फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरीगेशन। फिर इस पानी को आप इरीगेशन में यूज़ करते हो। और 1/4 वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी जो है हाइडल पावर से जनरेट की जा रही है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन कौन है इसके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के? प्रागवे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। ठीक है। अब सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया आर भाखरा नंगल, गांधी सागर, अर्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, अब फॉसल फ्यूल यूज़ हो रहे हैं तो शॉर्टेज है। प्रेजेंट रेट फॉसल फ्यूल्स का कम होता जा रहा है बिकॉज एग्जॉस्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी है। तो हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज यूज़ करने चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड जो कि रिन्यूएबल भी है। ठीक है। तो अभी मैंने तुम्हें बताया कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर हाइडल पावर, आपका नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, फॉसल फ्यूल्स जो कि है, और फायरवुड। ठीक है। तो ये थे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब देखो इनके फायरवुड के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कोल के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हाइडल पावर जो कि एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस यहाँ दे रखे हैं, इसको रीड कर लेना। ऑयल और नेचुरल गैस के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं, यहाँ पे रीड कर लेना। अब देखते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, जिसमें सबसे पहला है सोलार एनर्जी। ठीक है। अब सन की हीट और लाइट एनर्जी को हम यूज़ करते हैं जनरली इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पैनल्स देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ठीक है। देखो सोलर पैनल एग्जांपल है। सोलर एनर्जी को हम सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर में यूज़ कर सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स में इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ होती है वहाँ हम सनलाइट यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिटी लाइटिंग की जगह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको प्रॉपर पढ़ना समझ में आ जाएगा। फिर ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं, जस्ट रीड इट वंस। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी के भी आपको दे रखे हैं उन्होंने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हर चीज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो होते ही हैं। अब अगली है विंड एनर्जी। तो विंड जो है वो एक इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड मिल्स एस्टैब्लिश हुए हैं। ठीक है। जिसको हम बहुत पुराने समय से यूज़ करते हैं वाटर लिफ्ट करने में या ग्राइंडिंग, ग्रेन्स ग्राइंडिंग में। लेकिन आज के ज़माने में मॉडर्न टाइम में विंड मिल्स की जो हाई स्पीड है उससे मतलब विंड की जो हाई स्पीड है उससे विंड मिल रोटेट करते हैं, जिससे फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। विंड फार्म्स के अंदर बहुत सारे विंड मिल्स होते हैं, कोस्टल रीजन्स में जनरली मिलते हैं क्योंकि वहाँ हवा तेज़ चलती है, या माउंटेन पासिस में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग और स्टडी विंड्स ब्लो करती हैं, तभी तो विंड मिल्स घूमेंगी और फिर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। चाहे हवा ही तेज़ नहीं चलेगी वहाँ विंड मिल्स नहीं लगा सकते आप। तो विंड फार्म्स जनरली आपके नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में मिल जाएंगे, जहाँ पर विंड एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर हम ऑब्टेन करते हैं विच फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है यूरेनियम, थोरियम, उनके जो एटम्स की न्यूक्लियाई है उसमें जो एनर्जी स्टोर है उसे हम न्यूक्लियर पावर कहते हैं। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर। ये जो फ्यूल्स हैं यूरेनियम, थोरियम, इसके अंदर न्यूक्लियर फिजन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और फिर ये पावर को एमिट करते हैं। जो ग्रेटर प्रोड्यूसर्स हैं न्यूक्लियर पावर के वो है यूएसए और यूरोप। इंडिया में भी राजस्थान, झारखंड में यूरेनियम बहुत ज़्यादा है। थोरियम जो है लार्ज क्वांटिटीज़ में हमें जो मोनोजॉइट सैंड है केरल में वहाँ मिल जाता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इंडिया में कालापक्कम इन तमिलनाडु में, तारापुर इन महाराष्ट्र में लोकेटेड है, राणा प्रताप सागर जो नियर कोटा इन राजस्थान में भी है, नरोरा इन यूपी एंड काइगा इन कर्नाटका वहाँ पर है। एक डू यू नो का बॉक्स है। द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर बस शेल्टर इज इन स्कॉटलैंड। ये देखो न्यूक्लियर एनर्जी का डायग्राम कैसे जनरेट हो रही है। हीट फ्रॉम फिजन, फिजन से हीट आई न्यूक्लियर रिएक्टर में, हॉट वाटर, फिर अगेन स्टीम, टरबाइन घुमा, स्टीम से जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो टेम्परेचर है अर्थ के इंटीरियर में वो राइज करता है जैसे जैसे हम नीचे की तरफ चलते हैं। कई बार जो ये हीट एनर्जी है जिसमें कम टू द सर्फेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है। एंड दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। इस हीट एनर्जी से आप पावर जनरेट कर सकते हो। जियोथर्मल एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, इट हैज़ बीन यूज्ड इन कुकिंग, हीटिंग, बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। बहुत पहले देखते हैं ना कहीं कहीं गरम गरम, लाइक ठंड, आसपास मौसम ठंड का है बट वहाँ हॉट स्प्रिंग्स हैं, वो अर्थ के इंटीरियर से ही आती है। यूएसए में वर्ल्ड का लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं।
न्यूजीलैंड में, फिर आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका में, इंडिया में भी है, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में, और लद्दाख में पूगा वैली जो है वहाँ पर। फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन हुआ था फ्रांस में बिल्ट। टाइडल एनर्जी क्या होता है वो देखते हैं। एनर्जी जो हम टाइड से जनरेट करते हैं उसको कहते हैं टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी भी हम हार्नेस कर सकते हैं डैम्स बनाकर एट द नैरो ओपनिंग्स ऑफ सी की नैरो ओपनिंग से वहाँ पे डैम बना दिया, फिर वहाँ से हम टाइडल एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। हाई टाइड के टाइम पे जो एनर्जी ऑफ टाइड है उससे टरबाइन घूमता है जो डैम में है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। रशिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ एंड इंडिया, ह्यूज टाइडल मिल्क फार्म्स यहाँ पर है। ठीक है, डायग्राम देख सकते हो। नेक्स्ट इज बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट जो है डेड प्लांट या एनिमल मटेरियल या एनिमल डंग या किचन वेस्ट, इसको भी आप गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको कहते हैं बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट को आप डिकम्पोज करते हो बैक्टीरिया की हेल्प से, ठीक है, उससे बायोगैस बनती है जो कि एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का मिक्सचर होता है। बायोगैस एक एक्सेलेंट फ्यूल है कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, और ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एनर्जी जो है वो हर जगह है, लेकिन एनर्जी को हार्नेस करना डिफ़िकल्ट भी है, कॉस्टली भी है। तो हम लोग एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं वर्ल्ड में बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। एनर्जी को सेव करो, बिकॉज एनर्जी जो है जनरेटेड जो है वो बहुत मुश्किल से होती है। तो अभी से अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोसेसेस को फॉलो करो और ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर क्रिएट करो। तो दिस वाज ऑल, बिल्कुल बेसिक चैप्टर था। फैक्ट्स हैं इसमें, बस कुछ समझाने का इसमें है नहीं, सिर्फ फैक्ट्स हैं कि किस कंट्री में कौन सा मिनरल मिलता है। फिर आपको इसमें कन्वेंशनल सोर्सेज बता दिए, नॉन कन्वेंशनल बता दिए, ठीक है, वो याद करना है। कन्वेंशनल में इसने आपको क्या क्या बताया है। कन्वेंशनल में इसने आपको फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बताया, हाइडल पावर। शायद मैंने एक जगह हाइडल पावर को नॉन कन्वेंशनल में बोल दिया, बट नहीं, बुक में इसने आपको कन्वेंशनल में लिख रखा है ये, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल में सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गया, जियो थर्मल एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, बायोगैस, ये अलग कंसेप्ट है।